चलिए चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी हम एजम्पशन ले लेते हैं, राइट। चैप्टर नंबर बच्चों चल रहा है चैप्टर नंबर 3, राइट। चैप्टर नंबर 3 बच्चों कौन सा है? प्रोडक्शन कॉस्ट वाला। इसका सबसे बड़ा टॉपिक है प्रोडक्शन देन कॉस्ट देन प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से, होपफुली सब पढ़ के आए होंगे। बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक बच्चों जो आप सबके लिए आता है, बताइए प्रोडक्शन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक मैन यूटिलाइज करता है किसी रिसोर्स को, कन्वर्ट करता है किसी रिसोर्स को किसी यूटिलिटी में, किसी काम की चीज में, यूजफुल चीज में। बेसिकली कुछ यूटिलिटी की चीज बनाना इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, आप एक लकड़ी के टुकड़े को जब टेबल में कन्वर्ट कर देते हो तो वो आपके काम का होता है। खाली लकड़ी का टुकड़ा आपके काम का नहीं है, मगर टेबल आपके लिए यूजफुल हो जाता है, इसे बोला जाता है प्रोडक्शन। बेसिकली ऐसी एक्टिविटी है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करती है। मतलब बेसिकली प्रोडक्शन से आप या तो गुड्स बनाते हैं या आप सर्विसेज बनाते हैं। प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ गुड्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेडिंग सब कवर होगा। सर्विसेज में सीए, सीएस, सीएमए, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज सब कवर होगी। तो आप एक तो ना अपनी एक होता है ना ट्रेडिशनल सोच कि प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ गुड्स से रिलेशन है, दैट इज रॉन्ग। प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स सर्विसेज। देखिए जैसे एग्जांपल दे रखा है, ब्रिटानिया की बिस्किट की फैक्ट्री में बिस्किट बनाया, प्रोडक्शन है। जिसने बिस्किट सेल किए वो भी प्रोडक्शन है। देन बच्चों असेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर जगह पे प्रोडक्शन हुई है या नहीं हुई, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी प्रोडक्शन है या नहीं है, इसको जानने के दो तरीके हैं। पहली बात, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग यूटिलिटी शुड बी, सम यूटिलिटी शुड बी क्रिएटेड। वहां पर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होनी चाहिए, कोई काम की चीज बननी चाहिए। यूटिलिटी का मतलब है आपने पढ़ भी रखा है ऑलरेडी, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। एंड सेकेंडली मनी मोटिव बच्चों, नथिंग शुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो चीज आप फ्री में दे रहे हो वो प्रोडक्शन नहीं हो सकती। आपको उस चीज के बदले में कुछ पैसे चाहिए, कुछ पैसे लेने हैं। आप कोई भी चीज फ्री में दे, मान लो एक टीचर है वो अपने घर पे अपने बच्चे को फ्री में पढ़ा रहा है, वो प्रोडक्शन नहीं है। मगर वो कोचिंग एकेडमी पे या स्कूल पे पढ़ा रहा है तो प्रोडक्शन है। तो दो चीजें, एक तो आपका मनी मोटिव होना चाहिए, दूसरा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मनी मोटिव लाइक आपने फूड बेचा रेस्टोरेंट में तो मनी मोटिव है, आपने लंगर लगाकर फ्री में सेवा की तो वो प्रोडक्शन नहीं है। जैसे मैंने ब्रेड का बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया, ब्रेड से सैंडविच बनाते हैं, आपने अपने घर पर सैंडविच बनाया बच्चों, क्या वो प्रोडक्शन है? नो। आपने बेकरी में बनाया और उसको बेचा, वो प्रोडक्शन है, क्योंकि उसके बदले आपको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, मनी मिलेगा। तीन चीजें हैं जो प्रोडक्शन से बाहर रखी गई हैं बच्चों, तीन चीजें। पहला डोमेस्टिक वर्क, जैसे घर पे एक हाउस वाइफ काम करती है, वो प्रोडक्शन से बाहर है। वॉलंटरी सर्विसेज फॉर सोसाइटी, आपने लंगर लगा दिया, डोनेशन कर दी, चैरिटी कर दी, वो आपकी प्रोडक्शन का पार्ट नहीं, क्योंकि मनी मोटिव नहीं है। क्या नहीं है? एंड थर्ड गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, लाइक आपने ब्रेड से सैंडविच बनाया। अब इन तीनों चीजों को ध्यान से रखो, इन तीनों में यूटिलिटी तो क्रिएट हो रही है, इन तीनों में यूटिलिटी तो क्रिएट हो रही है, मगर मनी मोटिव नहीं है। बात समझ कर चलेंगे इस बात को। देन बच्चों आपने कहा था यूटिलिटी क्रिएट होनी चाहिए, 6 तरीके से यूटिलिटी क्रिएट होती है। कितने तरीके से? 6। पहला फॉर्म यूटिलिटी, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की फॉर्म चेंज कर देते हो, आपने लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या बन गई? यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी, जब आप किसी चीज की प्लेस चेंज कर देते हो, आईफोन अमेरिका में मिलता था, अब पूरी दुनिया में मिलता है, आपकी प्लेस पे मिल रहा है, तो आपके लिए क्या होगी वो? यूटिलिटी। जब आईफोन अमेरिका में था, आप अमेरिका जाके तो ले नहीं थे, तो वो यूटिलिटी नहीं थी, मगर इंडिया में आपको आपकी जगह पे मिल गया, तो वो क्या बन गई? यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, वो चीज जब आपके टाइम पर मिल गई, लाइक मान लो एक वेजिटेबल है, वो गर्मियों में आती है, आपका सर्दियों में खाने का मन है और सर्दियों में मिल गई आपको, फ्रोजन फूड्स आता है आज की डेट में, वो क्या होगी? टाइम यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी, पर्सनल स्किल्स, आप किसी सैलून वाले पे गए, जो सैलून का बार्बर है उसने बड़ी अच्छी सर्विस दी, आपको बड़ा अच्छा लगा। आप किसी सीए पे गए, सीए ने बड़ी अच्छी सर्विस दी, उसकी पर्सनल स्किल बड़ी अच्छी है। आप किसी टीचर पे गए, उसने बहुत अच्छा पढ़ा दिया आपको, तो वो पर्सनल यूटिलिटी, जब उस व्यक्ति ने अपनी पर्सनल स्किल आपको दी तो वो आपको अच्छा लगा। पोजेशन यूटिलिटी, कोई चीज जो आपके पोजेशन में आ गई और आपके लिए अच्छी बन गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया, एक इकोनॉमिक्स की बुक है, वो एक साइंस के स्टूडेंट के पास है, उसके किसी काम की, जब वो कॉमर्स स्टूडेंट के पास आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगी? यूटिलिटी। ये मान लो आपके दोस्त के पास एक वीडियो गेम है, उसको अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी लगती है, लेकिन जब वो आपको मिलेगी तो क्या यूटिलिटी होगी या नहीं होगी? आपके दोस्त की यूटिलिटी नहीं थी क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं था, आपको मिलेगी तो आपके लिए क्या बन गई? यूटिलिटी। एंड द लास्ट, नोइंग यूटिलिटी, कोई भी चीज तब यूटिलिटी बनती है जब वो आपकी नॉलेज में आई थी, आपको पता नहीं था। आप घर पे कोई सॉफ्टवेयर लेकर आए या घर पे कोई चीज लेकर आए,
लाइक मान लो आप घर पे फूड प्रोसेसर लेकर आए, आपने उसमें कुछ खाना बनाया, आपने कहा वाह ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कब अच्छा लगा? जब आपको उसके बारे में पता चला। जब तक आपको नहीं पता था आपने खरीदा नहीं था। तो व्हेन समथिंग कम्स टू योर नॉलेज इट बिकम नोइंग यूटिलिटी। तो 6 यूटिलिटी होगी बच्चों, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी एंड नहीं। तो यूटिलिटी क्रिएट होनी चाहिए। मनी मोटिव, आपको कुछ ना कुछ चार्ज करना है, नथिंग शुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने फ्री में किसी को कोई चीज दी है तो प्रोडक्शन नहीं। चलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैं बोलूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या होता है? लैंड खाली जमीन का टुकड़ा नहीं है, उसके आसपास वाटर, वेजिटेशन सब कुछ है। मतलब जमीन है, जमीन के ऊपर का जो आसमान है वो भी क्या है? लैंड, राइट। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नॉट ए मैन मेड रिसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड। लैंड की कुछ फीचर है। पहला, लैंड गॉड का फ्री गिफ्ट है, आप इसको जनरेट नहीं कर सकते। लैंड फिक्स्ड सप्लाई में जितना लैंड का टुकड़ा है उतना रहेगा, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। लैंड इमूवेबल है, इमोबाइल है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते। लैंड इम्पेरिशेबल है, लैंड की क्वालिटी खत्म, मतलब फर्टिलिटी की बात नहीं कर रहा, पेरिशेबिलिटी की बात करूंगी। होता है दूध का पैकेट बड़ा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आदमी लेबर थक जाएगी, लैंड थकती नहीं है। लैंड पैसिव फैक्टर है। देखो बच्चों, दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वो जिसको बता दिया, जैसे मैंने आपको कहा ये होमवर्क करो तो आप अपने आप करते जा रहे हो। पैसिव वो जो शरारती बच्चा जो पढ़ता है, जिसको डंडे से पढ़ाना पड़ता है। तो लैंड पैसिव है, लैंड पे काम करना पड़ता है, लैंड अपने आप काम नहीं करती, राइट। चलिए देन लेबर, लेबर मींस फिजिकल एंड मेंटल फोर्स जो वहां पर काम कर रही है। अब यहां पर बच्चों की इंटरेस्टिंग बात समझना, इकोनॉमिक्स में लेबर में और एम्प्लॉय में कोई फर्क नहीं है। लेबर इज लेबर, एम्प्लॉय इज ऑल्सो लेबर। जिसको सैलरी मिल रही है वो भी लेबर है, जिसको वेजेस मिल रही है वो भी लेबर है। लेबर में सारे ह्यूमन पावर आ जाते हैं, ह्यूमन पावर में फिजिकल, मेंटल, स्किल्स सब कुछ कवर होता है, राइट। लेबर एक्टिव फैक्टर है, एक आदमी का एक काम है, उसको पता रोज ये करना, वो चुपचाप आएगा सुबह ये काम करेगा। लेबर पेरिशेबल है, सुबह आदमी ने काम करना शुरू किया, 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद वो थक जाएगा, उसकी पावर को आप स्टोर नहीं कर सकते। लेबर पावर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन की कैपेबिलिटी अलग है। लेबर मोबाइल है, आपने देखा होगा लोग दुनिया भर में, हमारे देश के पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये बाहर जाते हैं, राइट। बाहर से लोग यहाँ आते हैं, तो पूरी दुनिया में मूव कर रहे हैं। लेबर की वीक बार्गेनिंग पावर है, ये मैं जनरली इस पे इसको मानता नहीं, इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मानता हूँ कि लेबर की स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है, बट बुक में लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा। एंड लेबर इज सेपरेबल फ्रॉम लेबर इटसेल्फ, जो लेबर है वही लेबर है, मतलब जो मजदूर है और मजदूरी है एक ही बात है, हमारे लिए अलग नहीं है। एंड लेबर इज द मैन नॉट द मशीन, मशीन इज कवर्ड अंडर कैपिटल। लेबर मतलब जो आदमी, जो ह्यूमन पावर काम करे, चाहे वो एसी में बैठ के काम करे, चाहे वो धूप में करे, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो बैठकर इंप्लॉय की तरह मैनेजरियल वर्क करे, वो सारे क्या है? लेबर। कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, आपकी वेल्थ का वो पार्ट जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, चाहे आपने एसेट में इन्वेस्ट किया, चाहे वर्किंग कैपिटल में, चाहे मशीनरी में, वो सारे कवर होंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, बेसिकली फिक्स्ड भी होता है, फ्लक्चुएटिंग भी होता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे सीन किया जा सकता है, जिसे टच किया जा सकता है। इंटेंजिबल लाइक गुडविल, पेटेंट, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता। और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या कहती है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। आपने कहा ये वेल्थ का पार्ट है। नाउ व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ मतलब टोटल मनी जो आपके पास अवेलेबल है। कैपिटल मतलब उसमें से कौन सा, कितना पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास 200 करोड़ है, 200 करोड़ आपकी वेल्थ है। आपने एक नया बिजनेस सेट किया, उसमें हमने 50 करोड़ पे लगा दी, 50 करोड़ आपकी कैपिटल, राइट। वेल्थ मींस एक्यूमुलेटेड रिसोर्स, कैपिटल मींस इन्वेस्टेड रिसोर्स। कैपिटल की फीचर, कैपिटल मैन मेड है, आपके एफर्ट पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतनी कैपिटल, कहते हैं यू हैव टू अर्न इट, आप अर्न कर सकते हैं। कैपिटल प्रोडक्टिव है, पैसे से, पूंजी से हमेशा कुछ प्रोडक्शन निकलती है। लाइक आप इक्विपमेंट खरीदते हो, मशीनरी खरीदते हो, तो कुछ काम की चीजें बनती हैं। कैपिटल इलास्टिक है, चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। कैपिटल मूवेबल है, पैसा मूव किया जा सकता है। कैपिटल भी पैसिव फैक्टर है, खाली पड़ा पैसा किसी काम का नहीं। आपके पास 5 लाख रुपए पड़े, अपने आप क्या करेंगे? वो उस 5 लाख से कुछ करना पड़ेगा। आपने मशीन लगा दी, मशीन को रोज चलाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, अपने आप काम नहीं करेगी। कैपिटल पेरिशेबल है, पेरिशेबल का मतलब यह कि समय के अनुसार मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है। आज 100 रुपए में जितना सामान आपको मिलता है 10 साल बाद नहीं मिलेगा। और कैपिटल ड्यूरेबल है, लाइक प्लांट मशीनरी, ये नहीं कि मशीन लगाई तो एक ही दिन चलेगी, बार बार उसको यूज किया जा सकता है। और कैपिटल स्टॉक कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है?
दुनिया में दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक मतलब जो एक पर्टिकुलर डेट पर अवेलेबल है, फ्लो मतलब जो चलता जा रहा है। आपकी पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है वो स्टॉक है, जब आप उसका टैप खोल दोगे वो क्या है, फ्लो। तो कैपिटल आपका स्टॉक है, इनकम आपका फ्लो है। आप इवन कभी ध्यान से देखो, इनकम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और क्या, और बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट, समझ रहे हैं, वो कैपिटल कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट, राइट। क्लियर हुआ, बात नहीं हुई? जो चीज एक पर्टिकुलर डेट पे स्टैटिक है, स्टेशनरी है, उसे बोला जाता है स्टॉक, और जो चल रही है, मूव करे, उसे बोला जाता है फ्लो। लैंड लेबर कैपिटल, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बेटे, लैंड लेबर कैपिटल किसी काम की नहीं अगर ये चौथा आदमी नहीं है। यही व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जो बिजनेस को चला रहा है, एंटरप्रेन्योर, द पर्सन हु टेक्स द रिस्क, हु इनिशिएट द आइडिया। ये वो व्यक्ति है जो आइडिया डेवलप करता है, रिस्क लेता है और सारे काम को करता है। ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु डेवलप्स एन आइडिया, इनिशिएट द प्रोसेस, कलेक्ट द फैक्टर, लैंड लेबर कैपिटल अरेंज करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, रिस्क बियर करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन करता है, समथिंग न्यू। देखिए नॉर्मल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फर्क है, इनोवेशन का। You can say that innovation is entrepreneurship is equal to business plus innovation. कुछ something new, some technique should be developed. आपने देखा होगा आज के हमारे देश में स्टार्टअप का जमाना है, that startup is known as entrepreneur. क्या ये entrepreneur, right? तो अब एक इंटरेस्टिंग बात, चारों में से कोई भी एक फैक्टर किसी काम का नहीं है, चारों मिलके काम। एंटरप्रेन्योर आपके पास आइडिया है मगर अपने लैंड लेबर कैपिटल जो है अरेंज ही नहीं करी, तो किसी काम का नहीं है। आपके चारों फैक्टर मिलेंगे तभी एक अच्छे लेवल का प्रोडक्शन होगा। चार फैक्टर बच्चे कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्लियर है बात ये? अच्छा रिवॉर्ड देखो, लैंड को आप क्या देते हो, रेंट, लेबर को क्या देते हो, वेजेस, कैपिटल को क्या देते हो, एंटरप्रेन्योर को देते हो, प्रॉफिट। तो इनको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, इनको रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। चलिए टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टीपी, एपी, एमपी। एमपी तो मैंने बताया हर चैप्टर में, एम तो आता ही आता है ना। टीपी टोटल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। आपको मैं एक बार याद लाऊं फर्स्ट चैप्टर से, टोटल प्रोडक्ट का मतलब है इंडक्टिव मेथड और एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है डिडक्टिव मेथड, याद है? टीपी मतलब सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर टाइम पर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करके आपने जितनी भी टोटल प्रोडक्शन की है उसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। लाइक 10 लेबर यूज करके आपने 150 यूनिट बनाए, कितने यूनिट बनाए, 150। एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट की, पर लेबर पे कितनी बनी, 150 अगर 10 बंदों ने बनाई, 150 डिवाइड बाय 10, एक बंदे ने कितनी बनाई, एवरेज 15, कितनी बनाई। एमपी देखो बच्चों, जहां पर भी मार्जिनल शब्द है ना, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल लेबर लगाकर आपने कितनी एडिशनल प्रोडक्शन की, बेसिकली टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। फॉर एग्जांपल आपने 10 लेबर लगाई थी, कितने यूनिट बनाए थे, 150, 11 पे आपने बनाए 158, तो 11वें ने कितने बनाए, 158 माइनस 150। वही सेम फॉर्मूला निकलेंगे, टीपीएल माइनस टीपीएल माइनस और डेल्टा टीपी बाय डेल्टा एल, और यहां से एक नया फॉर्मूला निकलेगा, याद करो, टीपी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एमपी। ये हर एक चैप्टर में बताता हूं मैं। देखो ये डायग्राम टेबल देखो, टीपी गिवन है आपको, अगर आप टीपी डिवाइड बाय एल कर दोगे तो एपी निकाल लोगे बच्चों। 4 डिवाइड बाय 1 4, 10 डिवाइड बाय 2 5, 18 डिवाइड बाय 3 6, इस तरीके से। और एमपी कैसे निकलेगा, 4 में से गए 4, 5 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 4 गया 6, 18 में से 10 गए 8, 24 में से 8 गए 6। आप देखो एक बार इसको टेबल को भी ध्यान से देखो, टीपी देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहां पर मैक्स होके गिर जाएगा। एमपी इनिशियली बढ़ेगा, फिर गिरता 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 0 और फिर नेगेटिव। ये मेरे लो में काम आएगा अभी। ये फॉर्मूले सारे इकट्ठे लिखवा दिए बेटे, टीपी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एपी, टीपी इज इक्वल टू एपी इनटू एल, एपी इज इक्वल टू टीपी बाय एल, एमपी इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 और एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी बाय डेल्टा एल। ये 5 फॉर्मूले इस चैप्टर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ये बताता है कि मैक्सिमम आउटपुट का लेवल जो गिवन इनपुट पे बन सकता है, या ये उल्टा भी बताता है कि मिनिमम इनपुट का लेवल जो आपको गिवन लेवल ऑफ आउटपुट दे सकता है। जब आप आउटपुट को गिवन करोगे तो इनपुट क्या लोगे, मिनिमम, और जब आप इनपुट को गिवन लोगे तो आउटपुट क्या करोगे, मैक्सिमम। बीइंग ए प्रोड्यूसर सोचो, आउटपुट मैक्सिमम होना चाहिए, इनपुट हमेशा, एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट कैसे निकलता है, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा, इनपुट कम से कम। Q इज ए फंक्शन ऑफ ABCD, ABCD में आपके सारे आए थे। हमारा लेटेस्ट जो बनकर आता है Q इज ए फंक्शन ऑफ LNK,
एल स्टैंड फॉर लेबर, के स्टैंड फॉर कैपिटल, राइट। और आपको मैं बता दूं शॉर्ट रन में हम लेबर को वेरिएबल मान के चलते हैं और कैपिटल को फिक्स्ड मान कर चलते हैं। एजम्पशन देखिए, पहली बार स्पेसिफाइड पीरियड में होगा, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी, मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक उठानी और दो हेड में पढ़ सकते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होते हैं? शॉर्ट रन जिसमें कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड होता है, लॉन्ग रन जहां पर सब कुछ वेरिएबल होता है। शॉर्ट रन में हर एक चीज को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, जबकि लॉन्ग रन में हर एक चीज को चेंज करना पॉसिबल होता है। और पहली बात मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा बता रहा हूं, लॉन्ग रन शॉर्ट रन डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस। किसी का शॉर्ट रन 1 साल होता है, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, राइट। और दो फैक्टर मुझे समझने हैं। आपने कहा था शॉर्ट रन में एक फिक्स्ड होता है, लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल? फिक्स फैक्टर जो चेंज नहीं होता, आउटपुट में भी चेंज होता है जनरली, जिसे आसानी से बदल सकते। जैसे शॉर्ट रन में कैपिटल, आपने बिजनेस में 1 करोड़ लगा दिए, मैंने 1 महीने के बाद का 1 और लगा, तो आप लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। लेबर वेरिएबल है, चेंज होती है। आपने 10 लेबर लगाई, कल बड़ा ऑर्डर आ गया मेरे पास, मैंने कहा यार आज 12 बंदे लगाने पड़ेंगे, आपने 2 बंदे और बुला लिए। लेबर कैन बी चेंज, कैन बी इंक्रीज, अच्छा काम कम हो गया डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो दैट इज वेरिएबल। क्या है वो? वेरिएबल। अब देखो शॉर्ट रन का लो, हमारे पास 2 लो है, एक शॉर्ट रन का एक लॉन्ग रन का। शॉर्ट रन वाले को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, और लॉन्ग रन वाले को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। पहला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, जहां पर फैक्टर चेंज होगा। इसको मैं 2 कॉन्टेस्ट में बताने वाला हूं, एक एमपी में और एक टीपी में। एमपी में सुनो, मैंने वैसे टेबल में बता दिया था आपको कैसे। एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद स्विच फैक्टर, MP first start increasing, then start decreasing and become 0 and even negative. TP start increasing at fast rate, then at slow rate, then it become maximum, then it start falling, right? डायग्राम देख लो, ये टेबल से तो आपको बता ही दिया था। अब ये डायग्राम देखो, पहले डायग्राम देखो बच्चों सारे। TP देखो यहां तक फास्ट जा रहा है, स्लो हो गया, मैक्स हो गया, गिर गया। MP देखो यहां तक बढ़ा, फिर गिर गया, गिरते गिरते क्या होगा? नेगेटिव। और आपको पता है एमपी जहां पर मैक्सिमम है, उस टीपी के पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद क्या होता है? एमपी गिर जाता है और टीपी स्लो हो जाता है, और 3 स्टेज बन जाती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और हमने ये भी पढ़ा कि सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है? सेकंड। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। डायग्राम में देख लो बच्चों आप, जब टीपी फास्ट बढ़ रहा है तो एमपी बढ़ रहा है, जब टीपी स्लो बढ़ रहा है तो एमपी गिर रहा है, जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी 0 है, और जब टीपी गिर रहा है तो एमपी नेगेटिव है। बेस्ट रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। फर्स्ट स्टेज देखो, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? टीपी फास्ट बढ़ता है फिर स्लो होता है, राइट। एमपी बढ़ते हुए गिर जाता है, और एपी बढ़ता है फिर गिरना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेज में टीपी स्लो बढ़ रहा है, एमपी गिर रहा है, एपी भी गिर रहा है। थर्ड स्टेज में टीपी गिरना शुरू हो गया, एमपी नेगेटिव हो गया, एपी गिर गया, फायदा नहीं है थर्ड स्टेज का। थर्ड स्टेज बड़ी वर्स्ट स्टेज है, छोड़ दो। और फर्स्ट स्टेज लंबे समय तक रहती नहीं है, इसलिए उसको भी छोड़ दो। तो बेस्ट स्टेज क्या है? सेकंड। एक प्रोड्यूसर को लंबे समय तक चलने के लिए सेकंड स्टेज में काम करना चाहिए। एपी और एमपी का रिलेशन भी देख लो, जब एपी बढ़ता है तो एमपी उससे ज्यादा होता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर में रिलेशन पढ़ो, एक शॉर्टकट याद रख लो, एमपी को हमेशा जल्दी होती है, ऊपर जाने की और नीचे जाने की भी। जब एपी बढ़े तो एमपी उससे पहले भाग जाएगा, जब एपी नीचे गिरेगा तो एमपी उससे पहले गिर जाएगा। और जब एपी का जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना, सॉरी मैक्सिमम पॉइंट, एपी उस पर कट करेगा। कैसे कट करेगा? एपी के मैक्सिमम पॉइंट पे एमपी उसको कट करेगा, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट। क्या बोलते हैं? और एक और बात, एमपी 0 भी हो सकता है, एमपी नेगेटिव भी हो सकता है, मगर एपी कभी 0 नहीं हो सकता, याद रखिए। एपी 0 का मतलब क्या कि आपने प्रोडक्शन करी ही नहीं प्रैक्टिकली। ये डायग्राम है, इसको देख लेना बनाने के लिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में बता चुका हूं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल। तो सारे फैक्टर एक प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, लाइक 10% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, उसके 3 रिजल्ट निकलते हैं, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। लॉन्ग रन की एक खासियत है, लॉन्ग रन में नेगेटिव रिटर्न नहीं होता। इंक्रीजिंग का मतलब होता है जितना आपने इनपुट बढ़ाया आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ गया। कांस्टेंट का मतलब है मान लो 10% इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट भी 10% बढ़ा। और डिक्रीजिंग का मतलब है मैंने मान लो इनपुट भी 10 बढ़ाया, आउटपुट 7-8 बढ़ गया, आउटपुट कम बढ़ गया। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट स्टेज? लॉन्ग रन की बेस्ट स्टेज
क्या बात, क्या कर रहे हो? डिक्रीजिंग तो होगी नहीं, देखो ऑब्वियसली हम चाहेंगे नहीं। बची कांस्टेंट और बताओ कौन सी बेस्ट है? जनरली इंक्रीजिंग, अगर नहीं है तो वी कैन गो विद कांस्टेंट। नेगेटिव में जाना मतलब आपका बिजनेस खराब चल रहा है, छोड़ दो। अच्छा रीजन क्या है? कांस्टेंट का तो कोई रीजन ही नहीं है, कांस्टेंट तो बराबर चल रही है। इंक्रीजिंग का रीजन है इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिक्रीजिंग का रीजन है डिसइकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? एडवांटेज जो आपके पास है। इकोनॉमी दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपकी फर्म के पास है, एक्सटर्नल जो सबके पास है। इंटरनल मतलब टेक्निकल अच्छा है आपका, आपका फाइनेंशियल अच्छा है, आप रिस्क बियरिंग अच्छा है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, और आपका कमर्शियल मतलब आपको दो अपॉर्चुनिटी है। जैसे जियो की मार्केट थी, रिलायंस के पास मार्केट थी, रिलायंस ने जियो लॉन्च कर दिया, रिस्क बियरिंग भी था रिलायंस के पास। एक्सटर्नल क्या है? रॉ मटेरियल सस्ता है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, कुरियर वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, बैंक वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, सब अच्छे हैं। इससे ये सबके पास है। देखो एक्सटर्नल इकोनॉमी का फायदा हर एक बिजनेस को मिलेगा, इंटरनल का फायदा सिर्फ उसी को मिलेगा जो फायदे में है, राइट? उल्टा है इसका, बिल्कुल सेम है। जीवन में जो बिजनेस के फायदे होते हैं वही नुकसान होते हैं। आपका मैनेजर अच्छा था तो इकोनॉमी थी, आपका मैनेजर खराब हो गया तो डिस इकोनॉमी। आपके पास पैसा तो फाइनेंशियल इकोनॉमी में, आपके पास पैसा नहीं है तो फाइनेंशियल डिस इकोनॉमी में हो। तो सेम आएंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। रॉ मटेरियल चीपर था, अब आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपके यहाँ कुरियर नहीं है, बैंक नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है, तो ये सारी क्या आपकी डिस इकोनॉमी। डिस इकोनॉमी की वजह से होती है डिक्रीजिंग रिटर्न, और इकोनॉमी की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न। प्रोडक्शन फंक्शन बढ़ चुके हैं आप, क्यू इज द फंक्शन ऑफ एल एन के। अब ये कहता कोप डगलस, इसको याद करना है सिर्फ। क्यू इज द फंक्शन ऑफ के इंटू एल की पावर अल्फा इंटू सी की पावर बीटा, वेयर अल्फा इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। एल स्टैंड फॉर लेबर, सी स्टैंड फॉर कैपिटल, एंड के क्या है? के एक प्रोडक्टिविटी फैक्टर है। हम मानते हैं कि एक बिजनेस में, ऐसा माना है, कोप डगलस ने स्टडी किया कि एक बिजनेस में 25% लगती है कैपिटल, यानी कि 1/4 लगती है कैपिटल और 3/4 लगती है लेबर। याद करके चलेगा इसको। तो इसने रिटर्न टू स्केल में भी फॉर्मूला दिया, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न है तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, कांस्टेंट है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और डिक्रीजिंग है तो अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन। अगर कोप डगलस से क्वेश्चन आया, चार क्वेश्चन बन सकते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट का, उसके अलावा कुछ नहीं। एक पांचवा क्वेश्चन बन सकता है कि लेबर कितनी यूज होती है, थर्ड फोर्थ, और कैपिटल कितनी यूज होती है, 1, उससे ज्यादा नहीं बन सकता, डोंट वरी। ये बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ते हैं, आप कोप डगलस को डिटेल में पढ़ना चाहो तो 15-20 पेज का इंस्टीट्यूट ने हमें दिया नहीं है पढ़ने के लिए, 15-20 पेज की स्टडी है। लोग इस पर रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं, पीएचडी वाले बच्चे पढ़ते हैं इसको। अब आपको कोई हमारे में को डाला, इंस्टीट्यूट का टाइम पास करना था, कर दिया, इंस्टीट्यूट का डाल दो, मस्त है ना। चलो डिफरेंस पढ़ लेना। ये कुछ कैपिटल के टाइप है, लाइक फिक्स कैपिटल जो चेंज नहीं होती, फ्लक्चुएटिंग जो चेंज होती है, फ्लोटिंग डे टू डे एक्टिविटी वाली, टेंजिबल सीन कर सकते हो, इनटेंजिबल गुडविल वगैरह। सन कैपिटल जो इनिशियली लगा चुके हो, जिसका यूज नहीं है अब, लाइक कैपिटल ह्यूमन कैपिटल जो ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं, इंडिविजुअल कैपिटल जो आपकी अपनी है, सोशल कैपिटल जो पूरी सोसाइटी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री में एक पार्क बना हुआ है, पार्क PAR के, वो आपका इंडिविजुअल। सोसाइटी में एक पार्क बना हुआ, किसका? सोशल है, राइट। रियल कैपिटल, रियल कैपिटल, रियल कैपिटल बिजनेस में जो असेट्स की फॉर्म में आपकी चल रही है, और मनी कैपिटल जो पैसे की फॉर्म में आपकी चल रही है, सिंपल कैश की फॉर्म में, राइट। कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस ये फर्स्ट चैप्टर में बताई जाती है। सेविंग होती है, सेविंग का मोबिलाइजेशन होता है, फिर क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है, फिर रिस्क लेता है, इनोवेशन, नोट्स इंपोर्टेंट पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव इसके पढ़ लेना। आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो इतना स्ट्रेट क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर के ऊपर आएगा। एंटरप्रेन्योर पे जनरली क्वेश्चन आएगा, 3 ऑप्शन दिए होंगे, ABCD होगा, ऑल ऑफ अबव, वही लगा देना, बात खत्म, और कुछ नहीं आएगा, ऑल ऑफ अबव लगा देना, ठीक है। पढ़ भी लेना, कई सारे क्वेश्चन पे ऑल ऑफ अबव लगा कर सर ने कहा था, फिर एग्जाम में नंबर भी देगा ऑल ऑफ द अबव, राइट। चले मैं पॉजिटिव बातें बोलता हूं ना, नेगेटिव बातें क्यों बोलूं मैं, राइट। डन है भाई, एक बार पढ़ लो। प्रोडक्शन यहां खत्म होता है, फिर कोर्स पे आता हूं। नजर मारो जल्दी से, जिसको जो पॉइंट ना समझे पूछ लो एक बार, जल्दी से बेटे, जल्दी से, लेके प्रभु का नाम जल्दी जल्दी पढ़ लो।
चलिए कॉस्ट, प्रोडक्शन के कंपैरिजन में बड़ा इजी सा टॉपिक है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है बेटे? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, सेलिंग में, प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में जो भी टोटल एक्सपेंडिचर आता है उसे कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में बेसिकली आपकी जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, रेंट, वेजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन हम कॉस्ट को दो पार्ट में बांटते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। हमारे सिलेबस में मेनली क्या है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में वही बात है, कुछ फिक्स होते हैं कुछ वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारे क्या होते हैं? वेरिएबल। शॉर्ट रन में कॉस्ट को तीन पार्ट में बांटा जाता है बच्चों, टीसी, एसी, एमसी। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट एक प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल खर्चा है वो टोटल कॉस्ट है, इंडक्टिव मेथड बेसिकली। बट यहाँ पर एक हल्का सा बाइफिकेशन ये है कि टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में बांटते हैं हम, टीएफसी और टीवीसी। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट होती है जो कॉस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, मतलब जो मर्जी लेवल ऑफ आउटपुट वो सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के लेवल के साथ चेंज होती है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल। और फिक्स का एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट। डायग्रामेटिकली देखें तो बच्चों शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायग्रामेटिकली देखें टीएफसी की शेप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और टीवीसी की शेप इनवर्स एस शेप, और टीसी की शेप, दोनों को जोड़ दो, टीसी की शेप भी इनवर्स एस शेप है बट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, जबकि वाई एक्सिस, जबकि टीवीसी कहां से आ रही थी? ओरिजिन से। तो यहां पर हमें एक फॉर्मूला बन गया, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ये टेबल के हेल्प से आप निकाल सकते हो। एबीसी, एसी, टीसी का पर यूनिट, टीसी डिवाइड बाय क्यू, क्वांटिटी। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट वही सेम बात, टीएफसी डिवाइड बाय क्यू। शेप निकालेंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। टीवीसी की शेप निकालेंगे, टीवीसी डिवाइड बाय क्यू तो आएगी यू शेप। एसी की शेप भी क्या आएगी? यू शेप। देखो अभी एग्जाम नजदीक है, बना के डेरिवेशन करने का समय नहीं है। आप बना के देखना चाहो तो टेबल की फॉर्म से बना लो, सेम बनेगा। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा नहीं इस समय, याद कर लीजिए। और एसी भी यू शेप, एबीसी भी यू शेप। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एबीसी? एसी इज अपर देन एबीसी बिकॉज इट इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट, इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट। ये देखो ये टेबल से आप बना सकते हैं। देन एमसी, MC always means additional, additional cost due to additional production, TCN minus TCN minus 1, या फिर डेल्टा DC डिवाइड बाय डेल्टा U। इसकी शेप क्या आती है? U शेप। अब देखो हमने समझा TP MP के रिलेशन देखे, TU MU के, तो हम TC और MC का भी रिलेशन देखेंगे। पहले AC MC का देखो। MC को जल्दी है याद रखना, ठीक है? जब AC गिरा तो MC उससे कम है, जब AC ऊपर जा रहा तो MC उससे ज्यादा है, और MC AC को उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। प्रोडक्ट में ऊपर कर, वही बात, प्रोडक्शन में ऊपर कर रहा था, कॉस्ट में नीचे। रीजन वही है, प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पॉइंट। ये सारे फॉर्मूला बच्चों लिखवा रखे हैं आपको, एक ही जगह 12 फॉर्मूला बना दिए आपके। ये देखो इसमें एक फॉर्मूला है, एमसी खाली टीसी बनी है, खाली टीवीसी पे भी बन सकता है। मतलब टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1 करोगे तो भी आंसर सेम होगा। पूछो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली टीसी के अंदर दो चीजें हैं, टीएफसी और टीवीसी। टीएफसी वाला पोर्शन चेंज कौन सा होना है? टीवीसी वाला। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पेपर में ऑप्शन आ जाए फॉर्मूले का तो आप आंसर बहुत देख रहेंगे। क्या बहुत? इसके अलावा कुछ कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो चीज आपने छोड़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने एक ऑप्शन चूज किया, दो ऑप्शन छोड़ दिए, उन दोनों में से जो सा हायर है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आउटले कॉस्ट, आउटसाइड कॉस्ट, जो आप रॉ मटेरियल वगैरह पे परचेज, मतलब जो देखो आउटले कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट एक ही होती है जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। एक्सप्लिसिट भी होती है, एक्सटर्नल बोलते हैं। इम्प्लिसिट होती है आपकी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप बिजनेस में ना बैठते तो कहीं और नौकरी करते हैं, आपका कॉस्ट है। आप अपनी बिल्डिंग में बिजनेस करो, किराए पे देते, रेंट मिलता, आप बिजनेस में लगा के बैंक में इंटरेस्ट मिलता, तो आपकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, इंटरनल कॉस्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अकाउंटिंग कॉस्ट जो बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो कॉस्ट चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करती है, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एक ऐसी कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक फिक्स होती है, उसके बाद वो वेरिएबल होती है। जैसे आपके पोस्टपेड मोबाइल का बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपके ब्रॉडबैंड का बिल, कि वो लिमिटेड नहीं आना है मिनिमम, उसके बाद आप ज्यादा कंजप्शन करोगे तो आपको आएगा, उसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। शेप देखो इसकी इस तरीके से आती है, पहले स्ट्रेट लाइन फिर यू शेप। एक होती है स्टेप अप कॉस्ट, वो कॉस्ट जो फिक्स है मगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बढ़ जाती है, फिर फिक्स्ड हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर सीढ़ियां बनाती है, सीढ़ियां। जैसे आपकी इंक्रीमेंटल सैलरी, अप्रैल में आपका इंक्रीमेंट होता है
सैलरी बढ़ जाती है, फिर अगले माह तक सेम रहती है, सेम सेम सेम, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, फिर अगले माह तक सेम रहती है। इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल सैलरी। इवन रेंट का एग्जांपल भी ले सकते हो आप, इंक्रीमेंटल रेंट। जैसे कई जगह पे क्या होता है, हर साल रेंट 10% बढ़ जाता है, तो पूरे 12 महीने सेम है वो, फिर बढ़ गया, फिर सेम है, फिर बढ़ गया। स्टेप बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप अप कॉस्ट या स्टेयर अप वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो जाती है, लाइक टेबल देख के आप पता लगा सकते हो इसमें लकड़ी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आइडेंटिफाई, इसके अंदर नट बोल्ट कील है। डायरेक्ट कॉस्ट के 3 टाइप होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी 3 टाइप होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट सारी डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ के बनती है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को बनती है ओवरहेड्स। तो अब ये एक फॉर्मूला और जनरेट होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड। देन देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड लॉन्ग रन कॉस्ट, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम दिखता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, शॉर्ट रन कॉस्ट को हम प्लान कर्व बोलते हैं, लॉन्ग रन को हम प्लानिंग कर्व बोलते हैं। एनवलप, ये एनवलप कितना है देखो, शॉर्ट रन को एक एनवलप में लपेट लेता है। इट इज अ हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ एसएसीज। ये देखो, ये आपके एसएसीज हैं, मान लो ये 2 एसएसीज है, इनको नीचे से एनवलप की तरह ले जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एलएसी, राइट। और ये भी क्या होता है, यू शेप। नॉर्मली आपसे पूछा जाए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की शेप, तो आप कहेंगे यू शेप, मगर कई जगह पर एल शेप क्या होता है, ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम होती है मगर वो बढ़ नहीं पाती वापस। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एलएसी की शेप क्या, आप कहेंगे यू शेप, मगर आ जाए एलएसी की शेप क्या, ड्यू टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो आप कहेंगे एल शेप। दिस इज योर कॉस्ट, वेरी सिंपल। बोलिए, इस चैप्टर का एक और पार्ट है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। जिन बच्चों ने आईसी कर्व पढ़ रखा है, इंडिफरेंस कर्व, उनके लिए एक नया कर्व है आइसो कॉस्ट। फर्क क्या है, आईसी बनता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आइसो कॉस्ट बनता है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन आइसो कॉस्ट एक कर्व जो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट्स व्हिच कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट, और हर एक पॉइंट पे एक सेटिस्फैक्शन है, इसलिए प्रोड्यूसर क्या है, इनडिफरेंट। क्या है, इनडिफरेंट। ये देखिए ए बी सी तीनों पॉइंट आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेम चीजें हैं बच्चों, मैप में क्या होगा, फैमिली एक से ज्यादा कर्व, उसमें एमआरएस थी, इसमें क्या एमआरटीएस, कि लेबर को चेंज करने के लिए कैपिटल चेंज रिप्लेस करनी पड़ेगी, एक इनपुट को कम करने के लिए दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे को बढ़ाने के लिए पहले को कम करना पड़ेगा। बेसिकली डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सेम स्लोप के बनती डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसमें लेकिन हल्का सा फर्क है। एमआरटीएस का नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग, राइट। अगर इंक्रीजिंग होगी तो कनकेव बनेगा, डिक्रीजिंग है इसलिए कन्वेक्स बनता है, और अगर ये कांस्टेंट होती तो क्या बनता, स्ट्रेट लाइन। आईक्यू की प्रॉपर्टी बच्चों सेम है जो आईसी की थी, कन्वेक्स होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है बिकॉज ऑफ एमआरटीएस डिक्रीजिंग। हायर आईक्यू मतलब हायर सेटिस्फैक्शन, 2 आईसी इंटरसेक्ट नहीं करते, एक्सिस को टच नहीं करते, पैरेलल होना जरूरी नहीं है, और हर एक पॉइंट इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। सेम बातें आपने कहां पढ़ी है, आईसी। आइसो कॉस्ट लाइन, बजट लाइन, जैसे वहां पे थी बजट लाइन, एक लाइन जो आपका मैक्सिमम बजट दिखाती है, इस पे जितने पॉइंट है सारे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसके अंदर जो पॉइंट है वो इनएफिशिएंसी है, और इसके बाहर जो पॉइंट है वो अनअटेनेबल है। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कब होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, स्टेज ऑफ नो चेंज, हमें चेंज करना, वी आर वेरी मच हैप्पी, राइट। 2 कंडीशन है सेम जो आईसी की थी, आईक्यू टेंजेंट होना चाहिए बजट लाइन के, और दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए आपस में सेम। एमआरटी इज इक्वल टू पीएक्स बाय पीवाई, मतलब पीएक्स बाय पीवाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। बेसिकली ये देखो, ये यहां पर कट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो इस पे क्वेश्चन आएंगे 1-2, और यकीन मानिए बड़े आसान से आएंगे, इसमें कुछ नहीं बन सकता। देन रिटर्न टू फैक्टर के कुछ रीजन है, लास्ट में कराए थे हमने प्रोडक्शन में। इंक्रीज रिटर्न टू फैक्टर का रीजन एक तो पहले एफिशिएंसी होती है वेरिएबल फैक्टर की, एकदम बढ़ता है, फिक्स फैक्टर डिवाइड नहीं हो पाता, लेकिन फिर ये इसकी डीमेरिट भी बन जाता है, डिक्रीजिंग फिक्स फैक्टर डिवाइड नहीं हो पाया, और लेबर और कैपिटल आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। समझ रहे बात को, आप सोचो कि कैपिटल की जगह पे 4 बंदे बिठा दूंगा तो काम कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और डिक्रीजिंग में क्या होता है, लेबर इनएफिशिएंट होती है बच्चों, होता है। आपने एक मजदूर को लगाओ, वो 10-15 दिन तो ढंग से काम करेगा, फिर वो शॉर्टकट ढूंढ लेगा आलस मारने के, फिर वो कहेगा मेरे टांग में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे को बीड़ी भी नहीं है,
मेरे को खाना खाना है, बहाने मारेगा, राइट। और फिक्स फैक्टर भी क्या होता है, लेस एफिशिएंट। और विच इज द बेस्ट चेंज, सेकंड। चैप्टर स्मार्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। चैप्टर कितने नंबर का होगा, चैप्टर कितने नंबर का होगा, तीनों मिला के, प्रोडक्शन कॉस्ट और ऑप्टिमाइजेशन मिला के 10 से 15 नंबर का। 10 से मतलब एवरेज भी देखो ना, 60 नंबर का ही को है, 5 चैप्टर है 12 नंबर के, पहला चैप्टर छोटा है, 5 चैप्टर छोटा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट डिमांड ये 15 के अपने ऑटोमेटिकली जाके, तो 10 से मिनिमम 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें, मिनिमम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 भी आ सकते हैं। समझ बात को, तो अच्छे से पढ़े। मान लो 12 क्वेश्चन आएंगे तो 12 में ऐसा आएगा, 5 प्रोडक्शन में से आएंगे, 5 कॉस्ट में आएंगे, 2 ऑप्टिमाइजेशन में से आएंगे। बताइए एक बार, कोई दिक्कत है तो बताए। चलिए बताएं जल्दी से बच्चों, घर से पढ़ के आए हो ऐसे ही आ गए हो, इस बात पे जवाब ही नहीं आया, पढ़ के आए हैं सर, एज्यूम कर लेते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स में एजम्पशन तो ले रहे हैं। चलिए जल्दी से, आप चैप्टर 3 पढ़िए, डाउट है तो बताएं, नहीं तो चैप्टर 4 पर आते हैं। बेटे जिन्होंने नोट्स नहीं लिखे हुए कृपया करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, पेपर के दिन भी इसी में से पढ़ के जाना है। लिखे हो बेटे सारे, तो आप ना निकलवाना फिर, एज सिंपल। हाँ भी रहो क्या, डन है, फिर चले आगे। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा, रिवेन्यू और मार्केट्स है, ठीक है। डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आते नहीं है तो हमारा काफी बर्डन कम हो जाता है डायग्राम ना बनाने की वजह से। बताइए चले आगे। यस में दम ही नहीं है तुम्हारे, इतना कुछ शोर मचा रहे हो, आराम से यार, मैं नहीं बैठा हूं, चलो। पहले थ्योरी ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है अकाउंट्स वाले बच्चों, रिवेन्यू क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को सेल करके जो भी पैसा आता है उसे कहते हैं रिवेन्यू, और हमारे यहां उसको कहते हैं टोटल रिवेन्यू, सेम बात। टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू सम टोटल ऑफ मनी जो सेल करके आपको मिला, टीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एवरेज रिवेन्यू पर यूनिट कितना रिवेन्यू मिला, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। और मार्जिन रिवेन्यू मतलब एडिशनल, टीआरएन माइनस 1, डेल्टा टीआर डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, सेम वे बात। देन टीआर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एमआर, वो सेम बात है। ये देखो एक टेबल दिया आपको, टीआर दिया, इसमें से एआर एमआर निकालना है, आपने निकाल लोगे। रिलेशन बिटवीन टीआर एमआर इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों टेबल, ये डायग्राम देख के रिलेशन बता सकते हो, बताओ क्या दिख रहा है आपको। टीआर इंक्रीजिंग में है, एमआर डिक्रीजिंग में है, टीआर मैक्सिमम है, एमआर 0 है, टीआर डिक्रीजिंग है तो एमआर नेगेटिव है। एमआर एआर का रिलेशन देख लो, एआर एमआर दोनों गिरते हैं मगर एमआर हमेशा एआर से कम होता है, एआर हमेशा एमआर से ज्यादा फ्लैटर होता है,
और ए आर कभी जीरो नहीं होता, जबकि एम आर जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये एक नया फॉर्मूला था आपके लिए, अ रिलेशन बिटवीन एम आर, ए आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने देखा एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइड बाय क्यू। क्यू मतलब क्वांटिटी। यहां पर तीन ना रिलेशन निकलते हैं जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर जीरो होगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो एम आर पॉजिटिव होगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो एम आर, उल्टा भी पूछा जा सकता है, एम आर नेगेटिव है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, एम आर पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, एम आर जीरो है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। मेन चैप्टर वैसे अब शुरू होता है। मार्केट क्या होता है? मार्केट, मार्केट इज ए प्लेस वेयर सेलर एंड बायर कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर टू इनिशिएट द सेल एंड परचेज। एक ऐसी जगह जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज बेची खरीदी जाती हैं। पुराने जमाने में खाली ऑफलाइन हुआ करता था, अब ये ऑनलाइन भी हो चुका है। मेनली चार बातें होती है मार्केट में। एक होता है सेलर एंड बायर, बेचने वाला खरीदने वाला, गुड्स एंड सर्विसेज जिसको आप बेचोगे, प्रोडक्ट आपका, आपस में कम्युनिकेशन, एंड ए प्लेस। नाउ ए प्लेस कैन बी ऑनलाइन ऑल्सो, बट प्लेस होनी चाहिए। मार्केट हमारे सिलेबस में चार है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्रोडक्ट? होमोजीनियस, मिलता जुलता, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, सबको सबकी नॉलेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस है। प्राइस टेकर हो आप, प्राइस मेकर नहीं हो आप, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज नहीं करते क्योंकि सबके पास यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है। आपने अगर एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया तो आपका कस्टमर शिफ्ट कर जाएगा दूसरे दुकानदार पर, राइट। मोबिलिटी का फैक्टर है, कस्टमर की प्रेफरेंस नहीं है। देखो अगर आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस डाल दोगे फिर तो लो लग नहीं पाएगा ना। और प्राइस कंट्रोल नहीं है किसी के हाथ में, कोई कंट्रोल नहीं है, सबका सेम प्राइस है, राइट। इनको प्राइस टेकर बोलते हैं, प्राइस मेकर नहीं। इसका डिमांड कर्व देखो कैसे बनता है, इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी वाला, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, यही आपका एआर है, यही आपका एमआर है, यही आपका प्राइस है, ठीक है। मोनोपोली क्या होता है? प्राइस मेकर होती है ये। क्यों होती है? क्योंकि अकेली होती है। एक सिंगल फर्म है पूरी इंडस्ट्री में, फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री है बेसिकली, राइट। एंट्री रिस्ट्रिक्शन है, कोई और आ नहीं सकता, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, पूरा कंट्रोल प्राइस के ऊपर है, प्राइस मेकर है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करती है, आपने पढ़ा होगा, अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। इसका शेप देखो, ए आर एम आर दोनों डाउनवर्ड है, एम आर ए आर से ज्यादा डाउनवर्ड है। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, मगर प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है, डिफरेंशिएटेड है, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीचर में अलग अलग है। जैसे सोप देखो, लक्स का, डेटोल का, सिंथोल का, डव का। साबुन तो साबुन है मगर फीचर अलग अलग है। शेविंग क्रीम देख लो, फेस वॉश देख लो, मॉइस्चराइजर देख लो, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट मिलेंगे ज्यादातर आपको इन चीजों में। शैम्पूज देख लो। प्राइस पे अपना कंट्रोल है सबका। डव अपना प्राइस बनाएगा, लक्स अपना बढ़ाएगा, लक्स को बढ़ाना तो बढ़ाएगा, डव से पूछेगा थोड़ी वो। हाँ, और मेन बात है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन है। एक 50 रुपए वाला साबुन 15 रुपए वाले साबुन से भी कॉम्पीट करता है, करता नहीं करता? आप देखो, आप डिटर्जेंट पाउडर देखो, 200 रुपए का भी आता है, 100 का भी आता है, 50 का भी आता है, आपस में कॉम्पीट करते हैं। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है जनरली। और फ्री एंट्री एग्जिट है, और ब्रांड लॉयल्टी जरूर होती है। जो डव का साबुन यूज करता है वो ज्यादातर डव का ही करता है, दूसरी कंपनी में जाता नहीं है। जो सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट यूज करता है वो सर्फ एक्सेल का डिटर्जेंट यूज करता है। ब्रांड लॉयल्टी। शेप वही है, ए आर और एम आर गिर रहे हैं। इसकी शेप और मोनोपोली में क्या फर्क है? कौन सा मोर फ्लैटर है? ये मोर फ्लैटर है। मोर फ्लैटर मींस मोर इलास्टिसिटी। मोनोपोली में लेस इलास्टिसिटी है क्योंकि मोनोपोली में ऑप्शन ही नहीं है, आप मूव ही नहीं करते, आप शिफ्ट नहीं करते। इसमें ऑप्शन है, आपको डव पे मजा नहीं आ रहा, लक्स पे जा सकते हो ना। आपको क्लिनिक प्लस पे मजा नहीं आ रहा, क्लिनिक ऑल क्लियर पे चल जाओ, हेड एंड शोल्डर पे चल जाओ, बड़े सारे शैम्पू है, राइट। तो ये फर्क है, ये मोर फ्लैटर है। देखो लिखा मैंने सब कुछ हुआ है, देख लीजिए आप, सीख रहे हो। ओलिगोपोली, मोनोपोली की छोटी बहन। 3-4 फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, बायर बहुत सारे हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है और एक दूसरे पे इंटर डिपेंड करते हैं काफी हद तक, और ग्रुप बिहेव करते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वाले देखो आप, एक प्राइस बढ़ता है दूसरा भी बढ़ा देता है कहीं ना कहीं, कई बार और जरूरी नहीं कि करेंगे, कई बार करते हैं कई बार नहीं करते, बट होती लिमिटेड सी फर्म है। इसका कोई अलग से रिवेन्यू कर्व नहीं होता, इसका किंग डी डिमांड कर्व होता है। कौन सा डिमांड कर्व होता है? वो आएगा अभी। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, देखो दो अप्रोच है, एमआरएमसी, टीआर, टीसी। इंटरेस्टिंग बात है, टीआर
हो इसमें? नहीं है। एमआरएमसी पढ़ना बड़ा सिंपल है। एमआरएमसी की कंडीशन ये है कि एमआरएमसी के इक्वल होना चाहिए, राइट, और एमसी को नीचे से कट करेगा। ये देखो यहां पर भी कट कर रहा है मगर ऊपर से कर रहा है। एमसी एमआर को नीचे से कट करेगा और ये इक्वल है, तो हमारा क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हर एक, देखो आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, डायग्राम तो आना नहीं है, कंडीशन सेम रहेगी। ये किसका है? परफेक्ट का। मोनोपोली का बना के देखो, सेम है, सिर्फ एआर एमआर तो चेंज हुआ, कंडीशन तो सेम है, सेम मोनोपोलिस्टिक का। तो आप ना डायग्रामेटिकली जाने की बजाय कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। क्या? एमसी शुड इक्वल टू एमआर एंड एमसी कट शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। डायग्राम आपको पता है, मैंने इससे पहले रिवेन्यू कर्व करा दिया अलग से। अब प्राइस डिटर्मिनेशन में भी ये सेम बातें मैं बताऊंगा आपको। बच्चों प्राइस डिटरमाइन करने के लिए दो चीजें ध्यान रखना, एआर और एएससी, एआर और एसी, एआर और एसी। और हम मानेंगे एसी के अंदर हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है, नॉर्मल। क्या इंक्लूड है? नॉर्मल। ये देखो 5 बातें, 6 बातें इनफैक्ट, हर एक मार्केट में याद रखना है। हर एक मार्केट में अगर एआर एसी के इक्वल है तो आपको क्या मिल रहा है? नॉर्मल। एआर अगर एसी से ज्यादा तो आपको क्या मिल रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एआर एसी से कम है तो क्या है? एआर में एबीसी कवर हो रहा है खाली, तो इसको बोलते हैं बीईपी, कि वेरिएबल कॉस्ट तो मिल रही है, फिक्स नहीं मिल रही, कंटिन्यू करो। एआर अगर एबीसी से भी कम है तो जिस बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी ना हो उसको बंद कर देना चाहिए, और एआर एबीसी से ज्यादा है तो कंटिन्यू। तो अब बीईपी से ऊपर हो बेटे, हर एक में आप देख लो, हर एक में ये बात मिलेगी आपको। ये देखो यहां पर एआर एसी से ज्यादा है तो क्या हो गया? सुपर नॉर्मल। एआर एसी के इक्वल है तो नॉर्मल, एआर एसी से कम है तो लॉसेस। ये देखो बीपी एबीसी निकाल लेना, ये सब मिलेंगे। देखो मोनोपोली में बनाया मैंने, ये देखो एआर एसी से कम है तो सुपर नॉर्मल। फर्क पता क्या आ रहा है? समझना बात को, एसी की शेप तो हर एक में सेम रहेगी। प्रॉब्लम क्या है? मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में और परफेक्ट में रिवेन्यू कर्व चेंज हो जाते हैं, एआर एमआर चेंज हो जाते हैं। परफेक्ट में सेम रहता है हॉरिजॉन्टल, बाकियों में क्या हो जाता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। मोनोपोली में कम फ्लैट होता है, मोनोपोलिस्टिक में ज्यादा। रूल सेम है, रूल एआर और एसी वाले हर एक में, देखो हर एक में यही है, हर एक में यही फॉलो करने हैं आपने, राइट? हो जाएंगे नहीं होंगे? मैं फिर वही बात बोलूंगा, थियोरेटिकल कंसेप्ट पे जोर डालो, फोकस डालो। डायग्राम तो आना, हाँ डायग्राम बना हुआ आ सकता है कि क्या हो रहा है इसमें। ये डायग्राम आ गया बच्चों आपके सामने कौन सा प्रॉफिट हो रहा है? तो ऑप्शन होगा सुपर नॉर्मल, बात खत्म। बात समझ रहे? यही करना। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली कई तरह की होती है, जैसे देखो आपके सामने, होमोजीनियस भी होती है, डिफरेंशिएटेड भी होती है। प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकती है कि बार वाले एंट्री कर सकते हैं, क्लोज भी हो सकती है, कॉम्पिटिटिव भी हो सकती है। कॉम्पिटिटिव मतलब आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, कॉलेज मतलब ग्रुप बनाकर काम कर रहे हैं कि किसी और को नहीं आने देना, हम आपस में लगे रहेंगे। पार्शियल भी हो सकती है, फुल भी हो सकती है, कुछ हद तक भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, सिंडिकेट भी हो सकती है, ऑर्गेनाइज भी हो सकती है। फर्क क्या होता है? सिंडिकेट में एक लीडर होता है, एक पूरा ग्रुप बना होता है जो उसको लीड करता है, ऑर्गेनाइज में एक प्रॉपर सिस्टम। ऑर्गेनाइज और सिंडिकेट में हल्का सा फर्क होता है कि सिंडिकेट में लीडरशिप आ जाती है। हमारे यहाँ पे तो जनरली आप मूवीज देखोगे ना, ये ड्रग्स माफिया होते हैं, उनके होते हैं। पुष्पा, हाँ पुष्पा में सिंडिकेट था, यस पुष्पा झुकेगा नहीं है, आईसीआई भी यही कहता है अपन झुकेगा नहीं। चलो, किंग डिमांड कर्व वेरी इंपॉर्टेंट। ओलिगोपोली में अलग से कोई रिवेन्यू कर्व नहीं होता, किंग डिमांड कर्व होता है। किंग डिमांड कर्व की खाते देखो, ये कर्व जा रहा है, ये ऐसे जाने की बजाय मुड़ गया, ऊपर हाई इलास्टिसिटी है, नीचे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंग डिमांड कर्व के अपर लेवल में हाई इलास्टिसिटी होती है और लोअर लेवल में वजह। जब आप प्राइस बढ़ाते हो ना, जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो क्या होता है? याद करो, मैंने बताया थी बातें। जब हम प्राइस कम करते हैं ना, सारे एकदम कम कर लेते हैं, ठीक है। जब हम बढ़ाते हैं तो कोई बढ़ाते नहीं, कहते पागल है इसको बनने, तो इस वजह से वहां इलास्टिसिटी का लेवल चेंज रहता है। पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ये पूछा जा सकता है कौन से कर्व पे कितनी इलास्टिसिटी है। ऊपर वाले लेवल पे क्या है? हाइयर, और नीचे वाले पे क्या है? लोअर। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सेम बात है, एलएमसी एमआर की इक्वल होगी और एलएससी उसको कट करेगा। हमारे सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोनोपोली की बात समझ लो बस, मोनोपोली में लॉन्ग रन में क्या हो सकता है? अच्छा, मोनोपोली के अलावा किसी और में सुपर नॉर्मल हो सकता है लॉन्ग रन में? नहीं। परफेक्ट में भी नहीं हो सकता, मोनोपोलिस्टिक में भी नहीं हो सकता। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? नॉर्मल।
देन बच्चों लास्ट टॉपिक है आपको एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम प्राइस वाला, जहां पर आपने पढ़ा था कि जब क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होती है तो इक्विलिब्रियम होता है, उसके अपोजिट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस। इसमें ना अलग अलग केसेस थे, याद करो। खाली डिमांड चेंज होगी, इंक्रीज डिक्रीज, सप्लाई चेंज होगी, इंक्रीज डिक्रीज, या दोनों चेंज हो गए। आपकी बुक में पूरे वो केसेस दे रखे हैं, बुक से करना है इसको आपने। ये हमने कुछ बनाकर देखे थे, याद कीजिए। मैंने आपको एक तरीका बताया था, या तो बुक से चुपचाप याद कर लो या बना कर देख लो। वह सबसे आसान तरीका बना कर देख लो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आ जाए इंक्रीज डिमांड का, ये आपका ओरिजिनल कर्व है, इसमें डिमांड कर्व कौन सा है? दोनों राउंड स्लोपिंग है दिखने में। ये कौन सा है? ये सप्लाई है। डिमांड बढ़ा दो, बढ़ा दो, यहां बढ़ा दी। अब ये देखो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ गया, और बनाकर देखो तो बेटर रहेगा, राइट। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल चैप्टर। चैप्टर 3 खत्म, चैप्टर 4 समाप्त, इकोनॉमिक्स समाप्त। 5 मिनट का समय दो, जल्दी से देखो, जल्दी से। पूरी इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चन है बेटे बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी दिमाग में है जल्दी से बताएंगे। बेटे पढ़ने का तरीका सेम है, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले आप अपनी नोटबुक पढ़ेंगे, फिर आप अपनी बुक पढ़ेंगे, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन करने, फालतू के कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और जिन बच्चों को अजीब अजीब शौक है कि अलग अलग सर्च मार के वीडियो देखनी है, इतनी समझदारी ना दिखाना लास्ट के दिनों में। गलती से भी जो करना था आप कर चुके हो, जहां से पढ़े उसी पे ध्यान दो, फालतू चक्रों में ना पढ़ो। बेशक आपको किसी और की वीडियो देखनी है वो देख लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक की देखो। हर टीचर का कंसेप्ट अलग होता है। चार चार चीजों में दो नाव पे सवारी करने वाला बंदा डूबता है, गिर भी जाता है, चोट भी लगती है। सिर्फ अजय देवगन 2 बाइक और 2 घोड़ों पे आ सकता है, या 2 गाड़ी पे। ये सिर्फ किताबों में होता है, रियलिटी में करके देखो, पता चलेगा क्या होता है तुम्हारे साथ। नहीं, चलिए चलिए चलिए, प्रभु का नाम लेके जल्दी से रीड करेंगे। अगली क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे? बीसी के। अच्छे से कर लो इकोनॉमिक्स को। 60 नंबर की इकोनॉमिक्स है, कितने नंबर की? 60 नंबर की। और 60 नंबर की वैल्यू तुम क्या जानो रमेश बाबू, 60 बच्चे पास हो जाते हैं, जहां पर एक नंबर की जरूरत होती है। होता है ऐसा भी, बहुत कुछ होता है। ये आईसीआई का खेल है ना, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह वाह वाह, समझे? फर्स्ट चैप्टर की वीडियो भी शेयर कर दी थी, इसीलिए कि जिनका पेंडिंग है देख लेना। अब मैं इसकी भी कर दूंगा, जो सेकंड क्लास थी उसकी भी कर दूंगा। आप आराम से देखिए, दोबारा देखना है, फास्ट स्पीड पे भी देख सकते हो आप। यूट्यूब पे ऑप्शन होता है फास्ट करने का, स्पीड। और जो तुम्हारे आस पड़ोस वाले बच्चे नहीं आते, जानबूझकर उनको समझाओ कि पेपर है, तो सीरियसली हो जाओ। जिसकी तबीयत खराब है, दैट्स अ डिफरेंट रीजन। अच्छा, पेपर के आसपास तबीयत भी बच्चों की बड़ी ज्यादा खराब होती है, ज्यादा प्रैक्टिस। जल्दी से बताएंगे बच्चे, जल्दी से। बेटे इसको प्रिंट निकाल लेना जाते। क्या हुआ? हो गया? चलिए फिर मानते सबको समझ आ गया। बाद में भी डाउट ले सकते, कोई चीज अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।